Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online series Superior College Miyawali. Today we are going to start lecture number 3 of chapter 1, beta biodiversity and classification. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक में, जहाँ पे हमने इसको एंड किया था कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास 3 डोमेन्स को कैरी करता है. ठीक है, वन इज़ डोमेन आर्किया, जिसकी डिटेल हमने देखी थी कि आर्किया क्या चीज़ है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट हम इस लेक्चर के अंदर सेकंड डोमेन के बारे में देखेंगे, दैट इज़ बैक्टीरिया. ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया ऑल्सो बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा या किंगडम मोनेरा. इस बात को आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक लाइफ के बारे में ही स्टिल हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब डोमेन बैक्टीरिया के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड देयर मेजर ग्रुप्स. ठीक है, आर्किया के कंपैरिजन में बैक्टीरिया के साथ ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत फैमिलियर होते हैं, हमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट होता है बैक्टीरियल सेल के हवाले से. सो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज़ इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. ठीक है, दे आर ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास, असल वाले बैक्टीरिया हैं. आर्किया आपको पता है कि जो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी आर्किया के डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो बैक्टीरिया से नहीं मिल रही थी. ठीक है, लेकिन जनरली हम जब बात कर रहे होते हैं किंगडम मोनेरा की तो हम उसमें बैक्टीरिया की ही बात कर देते हैं. तो इसका मतलब है कि आर्किया वहाँ पर एक थोड़ी बहुत एक्सेप्शन के साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे. तो ये हमारे पास जो डोमेन है ये ट्रू बैक्टीरिया को कैरी करेगी. ठीक है, दे पोजेस द सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी ऐसी इनकी खसूसियात होंगी जो कि इनको अलग कर देंगी फ्रॉम डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया. ठीक है, डोमेन यूकैरिया के बारे में आपने याद रखना है कि इसको अभी हमने डिस्कस करना है. इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स शामिल हैं हमारे पास, और ये डोमेन जो है ये टोटल 4 किंगडम्स को कैरी कर रही है. ठीक है, सो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल स्ट्रक्चर. आर्किया की तरह जो बैक्टीरिया का सेल होता है इसके अंदर भी जो हमारे पास बेसिक हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है. ठीक है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल के अंदर भी हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा और ना ही इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी. मतलब सारा कुछ हमारे पास एक सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में या बिखरा हुआ या फैला हुआ जो है या इकट्ठा हम कहते हैं कि मौजूद होगा. ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, कुछ भी ऐसा हमें नजर नहीं आएगा. अब एक जनरल सी आपके पास ये बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम है ये आपको दिखाई गई है. ठीक है, अब मुख्तलिफ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर्स मुख्तलिफ होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स भी उनके होते हैं ना. अब सारे के सारे जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बैक्टीरिया का कैरेक्टर होंगे. जैसे कि हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास सेल वॉल रखते हैं, आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है उनकी, लेकिन सारे बैक्टीरिया सेल वॉल वाले नहीं होते. बहुत सारे हमारे ऐसे हैं बैक्टीरिया हमारे पास जो कि विदाउट सेल वॉल हैं. ठीक है, सेम इसी तरह से फ्लैजिला बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो. ठीक है, तो ये आपको जनरल ऑन होल बैक्टीरियल सेल की जो है ये डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें आपको डिफरेंट इसकी ऑर्गेनेलीज नजर आएंगी, जिसको हम वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल वॉल. अब बैक्टीरिया जो कि सेल वॉल रखते हैं, जिनकी नहीं होगी वो तो एक अलग बात है ना, और ऐसा होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पास विदाउट सेल वॉल भी होते हैं. ठीक है, अब जिनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है दैट इज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन आपके पास एक यूनिक पॉलीमर होता है. ठीक है, पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि सेल वॉल का काम होता है. जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, टू सम एक्सटेंट सेल को शेप प्रोवाइड करना, ये आपके पास उसका कैरेक्टर है. पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा था कि ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, ग्लाइकेन का वर्ड पॉलीसेक्राइड या शुगर से निकला है, और पेप्टाइडो का वर्ड जो हमने पेप्टाइड से लिया है, यानी कि प्रोटीन के सब यूनिट्स जो हैं वो इसको बनाते हैं. सो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो हमारे पास, इसमें भी कलेक्टिवली शुगर्स और जो हमारे पास पेप्टाइड्स हैं या हम कहते हैं पेप्टाइड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाने वाले सब यूनिट्स हैं, उनका हाथ होता है. सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जेनेटिक मटेरियल की बात आ जाती है. ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल इसमें कैसा होता है. आर्किया की तरह जो बैक्टीरिया का हमारे पास सेल होता है दैट पोजेस अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन. अब न्यूक्लियोइड हमारे पास क्या होता है, इसका थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट रखना है. जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, ये विदाउट न्यूक्लियस होता है. ठीक है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता. तो अब न्यूक्लियस क्या चीज़ है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ना, हमने उसको चैप्टर 1 में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था. सॉरी, जो हमारे पास फिजिकल क्लासेस में चैप्टर 1 चल रहा था, मतलब सेल के हवाले से, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है. बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डीएनए होता है. तो अब ये कहता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है अगर, तो इट डिडंट मीन कि इसमें पूरे का पूरा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या कंप्लीट जो न्यूक्लियस का कंटेंट होता है वो सारा मौजूद नहीं है. ऐसा नहीं है बेटा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर था ना न्यूक्लियस का, वो चीज़ मौजूद नहीं है. मीनिंग उसके अंदर क्या चीज़ थी, डीएनए मौजूद था. डीएनए इसके अंदर भी होता है. ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है. तो अब बेटा जिस रीजन के अंदर डीएनए मौजूद होता है या रिमेनिंग जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह या मुख्तलिफ हमारे पास राइबोसोम्स वगैरह, तो वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर में मौजूद होता है. ठीक है, और जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं सेल का, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का, तो हमें एक डार्कली स्टेन्ड एरिया नज़र आता है. हालांकि वो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इस चीज़ की पहचान हो जाती है हमें कि यहाँ पर जो है कोई डेंस सी कोई चीज़ मौजूद है, या कोई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं मौजूद हैं, डेंसिटी ज़्यादा लग रही होती है, तो वो दैट इज़ न्यूक्लियोइड रीजन, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें जो है ये मौजूद होती हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा प्लाज्मिड्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी नोट कर लेना है। बेटा द टर्म प्लाज्मिड्स इज मच डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स। ठीक है, इसके साथ आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। यूजुअली हम इसको ना प्लास्टिड्स के साथ मिक्सअप कर देते हैं। प्लास्टिड्स बेटा आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं यानी प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बात हो रही है हमारे पास प्लाज्मिड्स की। अब ये आपने जहन में रखनी है ये बात भी, जैसे मैंने आपको इन स्टार्ट ही बता दिया था कि जितने भी तरह के सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बैक्टीरिया का कैरेक्टर होंगे। अब प्लाज्मिड्स हमारे पास कुछ बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, हर बैक्टीरिया प्लाज्मिड भी कैरी नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इसका मतलब है सब की बात नहीं हो रही, कंटेन्स अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशंस। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास, जैसे मैं थोड़ा सा आपको सेल के अंदर इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि जैसे कि हम जनरली बैक्टीरियल सेल के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि ये फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारे पास बैक्टीरियल सेल होता है। ठीक है, तो सेंटर में इसके यहाँ पर यानी ये न्यूक्लियोइड रीजन मौजूद होता है बैक्टीरियल सेल के सेंटर में। ठीक है, अब बेटा सेंटर में अगर न्यूक्लियोइड रीजन मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड्स होते हैं ये चीज़ कहाँ पर मौजूद होती है। तो अब कहते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास डीएनए मौजूद है, इसके सेंटर में, सेल के सेंटर के अंदर डीएनए मौजूद है, तो हमारे पास जो प्लास्टिड होगा, ये प्लाज्मिड्स होंगे, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर रिंग होगा। ठीक है, और ये रिंग जो है ये अदर देन क्रोमोसोम्स मौजूद होगा। मतलब क्रोमोसोम एक अलग चीज़ है जो आपके पास मौजूद है सेल के अंदर। ठीक है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो प्लाज्मिड्स हैं आपके पास ये एक्स्ट्रा रिंग के तौर पे अलग से एक चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें बेटा कुछ जीन्स होती हैं, मतलब सेलेक्टिव डीएनए होता है ना। ठीक है, और ये वो जीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाती हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके। जैसे मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनके ऊपर, आपको पता है बैक्टीरिया के ऊपर हम एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं ना, ड्रग्स अप्लाई करते हैं। तो अब वो कहता है कि ये हमारे पास जो प्लाज्मिड होते हैं इनके अंदर बैक्टीरिया ने ऐसी जीन्स रखी हुई होती हैं, आपको पता है डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं डीएनए के ऊपर। तो अब वो कहता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया ने कुछ ऐसी जीन्स बनाकर रखी हुई हैं जो कि जैसे ही कोई ड्रग बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई की जाती है तो इसके अंदर मौजूद जीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, उस ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो जीन्स हैं, रेजिस्टेंट जीन्स, जो कि बैक्टीरिया को इस काबिल बनाती हैं कि वो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकें और कोई भी चीज़ उनके ऊपर असर ना करे। ठीक है, तो ये आपके पास एक इनका कैरेक्टर होता है, या आप समझ लें कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है बैक्टीरिया के पास। ठीक है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिस्कशन भी आप लोगों से बाद में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वो हमारे पास बात करते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से ना, कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आर्किया के अंदर मैकेनिज्म देख रहे थे, बैक्टीरिया हमारे पास रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा बाइनरी फिशन के जरिए से। ठीक है, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन टू ब्रेक। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल जो उसका होता है वो पहले डबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल 1 से 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन होती है। दैट इज मच डिफरेंट फ्रॉम द जो हमारे पास स्पेशलाइज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, उससे ये बहुत डिफरेंस है उसमें। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि न्यूट्रिशनल मोड्स, मतलब कि बैक्टीरिया खाते पीते क्या हैं, कहाँ पर रहते हैं। अब बेटा रहने के हवाले से अगर हम बात करें ना, अक्रेंस के हवाले से हम बात करें तो बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन ऑरिजिन, मतलब कि बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली जर्म्स, हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि शायद ये किसी गंदगी वाली जगह पे मौजूद होंगे, ऐसा नहीं होता। हवा में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सॉलिड सर्फेसेस के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, एनिमल्स के साथ होते हैं, ह्यूमन्स के साथ होते हैं, ह्यूमन्स के बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से इनकी जब हम न्यूट्रिशनल मोड्स की बात करें तो भी ये बैक्टीरिया दोनों तरह के न्यूट्रिशनल मोड्स रखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि न्यूट्रिशन की 2 मेजर टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो बैक्टीरिया हमारे पास इन दोनों कैटेगरीज के अंदर शामिल होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है उसमें थोड़ा सा प्लांट्स से डिफरेंट होती है कि वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करने की बजाय फिर ये किस चीज़ को लिबरेट करते हैं बेटा, सल्फर को। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है फूड अपनी बना तो खुद रहे हैं ना, लाइट की प्रेजेंस में इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। रिमेनिंग हमारे पास जो लाइफ होती है यानी रिमेनिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, मतलब अब हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब वो पैरासाइट्स के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, या फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड करेंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स कहते हैं। मतलब कि वो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ब्रेक डाउन करके वहाँ से जो है वो फूड अपनी हासिल कर लेते हैं और उस चीज़ को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो इस हिसाब से फिर एनवायरमेंट को भी इन बैक्टीरिया का फायदा हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का भी होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बैक्टीरिया की जो शेप है ना वो कैसी होती है बेटा। बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। ठीक है, यानी हम इनकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरियल सेल की हमारे पास जो शेप होती है ये डिफरेंट शेप्स में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले उसने बात की है कि ये कोक्साई, ठीक है, इसकी जो
है प्रोनाउंसिएशन आपने इसको माइंड में रखना है। कोक्साई बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है। स्फेरिकल मतलब कि बेटा ये अंडे की तरह ऑलमोस्ट इसकी शेप बनती है ना, ग्लोबुलर ओवल शेप। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया, दैट आर रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, थोड़ा सा एलोंगेटेड फॉर्म में इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बेटा स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है, स्पाइरल मतलब कि ये स्प्रिंग लाइक इस तरह से होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं बेटा विब्रियोस, जो हमारे पास कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं नॉर्मली वैसे तो हमारे पास बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं, इनके अलावा भी हमारे पास बैक्टीरिया मुख्तलिफ शेप्स में नजर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे पास इन शेप्स के अंदर नजर आ रहे हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है अरेंजमेंट। वो कहते हैं कि आप बैक्टीरिया अकेले रहते हैं, तो बैक्टीरिया बेटा अकेले नहीं रहते। आपको पता है बैक्टीरिया इंडिविजुअल सेल्स की फॉर्म में रहना पसंद ही नहीं करते, मुख्तलिफ बैक्टीरिया मिलकर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको जब इकट्ठे रहते हैं ना तो उनको हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज बोलते हैं ना। तो अब वो कहते हैं क्या एक बैक्टीरिया अकेला रहता है? बिल्कुल रह सकता है, लेकिन यूजुअली वो रहना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो कितने फिर रह सकते हैं? मतलब अगर 2 बैक्टीरिया हमारे पास इकट्ठे रह रहे हैं तो हम उस कैटेगरी को क्या नाम दे रहे हैं बेटा? डिप्लोकोकस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे पास अरेंजमेंट कहलाएगी? डिप्लोकोकस। अब कोकस, कोक्साई, इसका मतलब है डिप्लोकोक्साई या डिप्लोकोकस, मतलब कि 2 बैक्टीरिया होंगे। डिप्लो उसके नाम से जाहिर हो रहे हैं, 2 बैक्टीरिया इकट्ठे रहते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर इसी तरह से वो कहते हैं कि ये लंबी लंबी चेन्स अगर बना देते हैं तो इनको हम किसका नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस का नाम देते हैं। ये अब स्ट्रेट चेन उन्होंने बना दिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सेम इसी तरह से वो कहता है कि अगर हमारे पास यही वाले बैक्टीरिया क्लस्टर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कि एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, तो ये कैटेगरी हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? दैट इज रेफर टू एज स्टिफाइलोकोकस, ठीक है। और दूसरी जो इनकी अरेंजमेंट्स होती हैं वो भी इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ पर डिपेंड करती हैं। ये बार बार कोक्साई का नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहली कैटेगरी को डिस्कस कर रहा है जो हमने कोक्साई बैक्टीरिया की बात की थी। तो कहते हैं कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, तो वो भी इसी तरह के ग्रुप्स बनाते हैं। तो कहते हैं हाँ, वो उनकी भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, लेकिन हम सिर्फ आपको इस वक्त जो हमारे पास ओवल शेप बैक्टीरिया थे उनके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा फ्लैजिला। अब वो कहते हैं बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कि एक एक्सटेंशन बनाते हैं बाहर की तरफ को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। अब वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक फ्लैजिला हो। फ्लैजिला की पूरी क्लासिफिकेशन है, उसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ उसमें, यानी बैक्टीरिया का एक फ्लैजिला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, पूरा ग्रुप भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को हर साइड से फ्लैजिला सराउंड कर रहे हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब वो कहते हैं फ्लैजिला आपके पास है क्या चीज़? वो कहते हैं कि झालर की तरह स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक का मतलब होता है स्पाइरल, झालर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता उसके जो हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि ये एक्चुअल में हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है तो कहता है ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होगा बल्कि ऐसा होता है झालर की तरह, ठीक है, विप लाइक फ्लैजिला इफ इट इज सिंगल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिंगल हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसकी दूसरी साइड पे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ साइड्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम ऑरिजिन भी हो सकते हैं और वहाँ से पूरा क्लस्टर भी निकल रहा होता है फ्लैजिला का, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो अब वो कहते हैं इसका काम क्या होता है? अब एनेबल्स दैम टू मूव, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होता है ये इसके अंदर मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी मदद से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता तो बेटा वो किसी ना किसी मीडियम के जरिए जाते हैं, मतलब जैसे पानी के जरिए जाएंगे। पानी आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जो बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकते वो पानी में होंगे तो पानी जिस डायरेक्शन में जाएगा वहाँ चले जाएंगे। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, या हवा के जरिए से आपको पता है ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बड़ा पिलाए, या हम इसको फिम्ब्रियाई भी कहते हैं। बेसिकली बेटा ये एक ही चीज़ होती है, पिलाई या फिम्ब्रियाई, इसमें लिखा हुआ है पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है। ये भी वो कहता है इट्स ऑल्सो द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बैक्टीरिया को मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब इसने मुख्तलिफ सर्फेसिस का तो नाम दे दिया है, लेकिन बेसिकली ये जो पिलाई है हमारे पास ये एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है जो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज क्यों कर रहे होते हैं? तो ये भी इनकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है कि जब 2 बैक्टीरिया का डीएनए मिक्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली बेटा उसके अंदर वेरिएशन आएगी। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली हमारे पास ये पिल्लाए जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। बेटा सपोज करें आपके ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया। अब ये एक कंजुगेशन ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करने में ये ऐसे हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा एक बैक्टीरिया का, ये दूसरे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अब ये इसकी कंजुगेशन ट्यूब है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया 1 है इट विल कम क्लोजर टू बैक्टीरिया 2, ठीक है, और अपनी कंजुगेशन ट्यूब के जरिए से इसके अंदर ये ऐसे इंसर्ट करता है और इस तरीके से हमारे पास जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारे पास होते हैं बेटा पिलाए या फिम्ब्रियाई जो कि कंजुगेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा रिस्पायरेशन। आपको पता है कि रिस्पायरेशन जो है बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं, मतलब कि एरोबिक बैक्टीरिया उनको हम एरोब्स कहेंगे, ठीक है। कुछ ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए ऑक्सीजन का होना, ठीक है, तो वो ऑब्लिगेट कहलाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब उनके लिए जो एनॉक्सिक कंडीशंस होती हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन उनके लिए ज़रूरी होती है, वो जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ नहीं रहते, ठीक है। दूसरा होता है फिकल्टेटिव। बेटा फिकल्टेटिव का वर्ड होता है कि कोई चीज़ मौजूद हो या ना मौजूद हो, ठीक है, मतलब हवा है अगर या हवा नहीं है तो दोनों कंडीशंस में हमारे पास वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि वो हैं वैसे ऑक्सीजन के बगैर रहने वाले, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद भी होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहले वाली कैटेगरी थी ऑब्लिगेट एनारोब्स, वो क्या थे? हर सूरत में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहने वाले, ठीक है।
बहुत सारे हमारे पास थे माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो एरोफाइल्स यानी कि नीडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है। एरोटॉलरेंट एनारोब्स भी थे, ठीक है, जो कि हमारे पास फैकल्टेटिव से थोड़ा सा इस लिहाज से डिफरेंट हो जाएंगे कि अगर ऑक्सीजन मौजूद भी होगी ना तो वो फिर भी एनारोबिकली रिस्पायर करते रहेंगे। उनके अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन मौजूद भी है लेकिन वो इस तरह का कोई मैकेनिज्म शो नहीं करते। सम बैक्टीरिया परफॉर्म्स फर्मेंटेशन, ठीक है, आपको पता है कि वो फर्मेंटेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही बेसिकली हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, थ्राइव एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स में रहने वाले होते हैं, उनको थर्मोफाइल्स कहते हैं। हाई सैलिनिटी में रहने वाले यानी बहुत ज़्यादा साल्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे हेलो कवर्ड साल्ट के लिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी में रहते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। लो पीएच में रहते हैं एसिडोफाइल्स कहते हैं उनको। पैथोजेनिसिटी की बात करें अगर हम, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि पैथोजन के तौर पे क्या काम करते हैं, क्या ये डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे अंदर। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बेटा बैक्टीरिया बदनाम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, सारे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते, ठीक है। तो किसी भी तरह का टॉक्सिन या विरुलेंस फैक्टर मतलब जहरीली चीज़ कोई भी उनके अंदर मौजूद है तो वो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। रिमेनिंग हमारे पास ज़्यादातर सिम्बियोसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहते हैं। अब मिलकर रहने के तरीके बहुत सारे होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म समटाइम ऐसे भी रह रहे होते हैं कि दोनों को फायदा हो रहा होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मिल्क की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और विटामिन के बनाता है। अब विटामिन के मिलता रहता है हमें उससे, और हम जो मिल्क लेते हैं उससे उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहती है, ठीक है, तो उससे दोनों को फायदा हो रहा होता है। नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास कॉमेंसिलिज्म, आपके पास आपको पता है कि ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा होता है, ठीक है, वो जिस जगह पे रह रहा होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, मतलब कि वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, कि उस पर अगर एक बैक्टीरिया साथ में फीड भी कर रहा है तो उसको कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट बैक्टीरिया की शेप्स दिखाई गई हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटियो बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, इसमें एसर्शिया कोलाई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया, ई कोलाई भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में यूज होने वाला बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, पाइलोरी उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे हमें नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया की क्लास होती है जिसमें बैसिलस सब्टाइलिस बैक्टीरिया आता है। लैक्टोबैसिलस, ये बेटा लैक्टोबैसिलस वही वाला बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, विटामिन के बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। सेम इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है एक्टिनोबैक्टीरिया की, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस आते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी काज करने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इसी तरह से क्लास है साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जिसमें एनाबीना आता है, स्पाइरोलिना वगैरह आ जाते हैं। स्पाइरोकीट्स, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये भी हमारे पास बेटा ह्यूमन के अंदर एक डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। इसी तरह से एसिडोबैक्टीरियम, ठीक है। एक्वाफी जो हमारे पास है, इसमें एक्योफेक्स पायरोफिलस हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये यूजुअली इतना ज़्यादा मतलब कुछ इसके अंदर फॉर्म्स ऐसी आई हुई हैं जिसमें हम इतना ज़्यादा वेल फैमिलियर नहीं होते इनके हवाले से, ठीक है। तो इसके नेम्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और नेम्स में बेटा आपने खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि साइंटिफिक नेम्स हैं तो आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।